है हमारा ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं, या इसको कभी कभी रोलिंग लोड भी बोला जाता है। रोलिंग लोड, लोड रोल करता है, मूव करता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। ILD ड्रॉ करना सीखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर का, और दूसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो चीज पढ़ना है हम लोग। तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट आप लोग का बन जाएगा, इतना पढ़ा देंगे कि ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ILD। ILD से पहले देखिए, ILD स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं ILD होता क्या है। कि पहले देखते हैं, मान लेते हैं क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है A और B, सिंपली सपोर्टेड बीम है AB, जिसमें क्या है P एक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस A और B डिस्टेंस है। ये टोटल लेंथ मान लेते हैं L है, तो A प्लस B बराबर L होगा, दिक्कत नहीं। अब जैसे बोला जाता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, जैसे P लोड एक्ट कर रहा है, जैसे एक्सटर्नल लोड इस बीम में P लोड आया, पॉइंट लोड, उसके कारण क्या होता है हर एक सेक्शन में मेरा बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। तो उसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होता है, ट्रायंगुलर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस x है, ये दूरी डिस्टेंस है, मतलब A से जैसे जैसे हम लोग जाते हैं उसका जो है y कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, बेंडिंग मोमेंट। और उसी पॉइंट पे मतलब इसके जस्ट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये बोला एब्सिसा, ऑर्डिनेट बोलते हैं एब्सिसा, मतलब y कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट में मेरा बेंडिंग मोमेंट देता है। तो इसी पॉइंट पे P के कारण यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, P के कारण P पे ही बेंडिंग मोमेंट P/L होता है। और इसके आगे जाता है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, कोई x पॉइंट है, तो s मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरा कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझ रहे, पॉइंट फिक्स है, पॉइंट लोड क्या है मेरा बीम में एक जगह पे है, और इसके कारण डिफरेंट सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट किस तरह वेरी कर रहा है, हर एक सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा है, ये होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इन्फ्लुएंस डायग्राम में जस्ट रिवर्स होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग लोड को मूव कराते हैं। ये क्या था, अभी स्टैटिक लोड था, स्थिर लोड। जनरली डेड लोड क्या होता है, डेड लोड स्थिर होता है, स्टैटिक होता है, एक जगह पे रहता है। लेकिन मूविंग लोड, लाइव लोड जो होता है आपका, मान लेते हैं क्या ये ब्रिज है, ब्रिज है, इसमें ये पियर्स है, 1 2 3 4 पियर्स है। इसमें क्या हो रहा है, एक व्हीकल क्रॉस कर रहा है, व्हीकल या ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो जैसे ट्रेन क्रॉस करेगा तो ये पियर 1, पियर 2, पियर 3 और पियर 4, हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ILD कॉन्सेप्ट है क्या। तो मूव करेगा तो क्या पियर 1 पियर 2 अलग अलग फोर्स फील करेगा कि नहीं, बताइए। जैसे ही व्हीकल यहां से क्रॉस करेगा, शुरू में जब यहाँ आएगा तो इसको थोड़ा ज्यादा लगेगा कि मेरे माथा पे ज्यादा लोड है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसको P2 को फील होगा ज्यादा लोड है। मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग क्या होगा, लोड फील होगा पियर में। मतलब मान लीजिए ये आपका बीम है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना, यहाँ पे खड़े हैं, इधर से लोड जा रहा है, एक बंदा दूसरा B खड़ा है, A है और B है, यहां से कोई लोड क्रॉस कर रहा है, व्हीकल क्रॉस कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे इसके नजदीक आएगा इसको ज्यादा फील होगा, और फिर यहां से जैसे दूर जाएगा इसका फील क्या होगा, कम होते जाएगा। इसमें इसके माथा पे लोड कम होगा, इस पे यहां जब आएगा तो यहाँ पे लोड कम, इसको फील होने लगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे कोई लोड स्ट्रक्चर में मूव करता है तो स्ट्रक्चर के नीचे में जो होता है, स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेस डेवलप होता है, अलग तो स्ट्रेस का फंक्शन होता है। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ इसमें क्या था, लोड फिक्स था, अब इसी P लोड को हम मूव करा रहे हैं, इस लोड को मूव कराएंगे। तो अब एक पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे हम देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। मान लेते हैं इस C पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस लोड का, जब यहाँ पे रहेगा तो क्या C पे कितना शियर फोर्स होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो कितना होगा, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो कितना होगा, जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो कितना होगा। इसी को बोलते हैं मूविंग लोड। ये लोड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग लोड या रोलिंग लोड बोलते हैं। तो रोलिंग लोड के कारण स्ट्रक्चर के किसी पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट का क्या प्रभाव हो रहा है, शियर फोर्स कैसे वैरी करेगा अगर लोड को मूव कराएंगे। तो यही होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाए, क्या किया हम लोग, एक्स पर डिस्टेंस लिया और ऊपर में जो मोमेंट आ रहा था उसको दिखाया। उसी तरह क्या करेंगे, एक्स में अब हम लोग लोड का दिखाएंगे, लोड कहां पे है,
लोड एक्स में लोड दिखाएंगे, मान लेते पहले लोड यहाँ पे था, ए पे था, ए पे, तो ए के कारण जो, अब जब ए पे लोड होगा तो सी पे कितना मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा, जब ए पे पॉइंट होगा तो सी पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, यहीं पे पी रहेगा तो पी क्या होगा, रिएक्शन पी के बराबर हो जाएगा। जब इसको मूव करेंगे तो सी पे बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह बनेगा, मतलब बी सॉरी ये आई एल डी अभी बता देते हैं कैसे आया, बताएंगे। आई एल डी ऑफ एम सी इस तरह बनता है, ठीक ना, जहां पे सी रहता है वहां मैक्सिमम होता है। जैसे किसी लोड को मूव कराइएगा तो सी पॉइंट पे क्या होता है आपका बेंडिंग आई एल डी इस तरह बनता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आईएलडी नहीं तो रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन मान लेते हैं क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का ही केस लेते हैं। हम लोग आईएलडी में 1 किलो न्यूटन फोर्स को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, याद रखिएगा 1 किलो न्यूटन फोर्स को फॉरवर्ड इधर से आगे बढ़ाते हैं। मतलब मान लेते हैं 1 किलो न्यूटन आपका कोई लोड है, 1 किलो न्यूटन मूव, ये क्या हो रहा है, ये मूव करे आगे। आईएलडी में इन्फ्लुएंस डायग्राम में क्या होता है, 1 किलो लोड स्ट्रक्चर में मूव होता है। जैसे व्हीकल आगे बढ़ेगा तो अलग अलग पियर पे क्या होगा, या फिर इस पियर को पियर टू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जब व्हीकल होगा तो इस पे कितना फोर्स इस स्ट्रक्चर में आएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा गाड़ी तो कितना होगा, जब इससे दूर जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा। मतलब किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और लोड को मूव कराएंगे। जब लोड मूव होगा तो उस स्ट्रक्चर में या उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, या शियर स्ट्रेस या बेंडिंग मोमेंट या जो बोलिए, अलग अलग सबका आईएलडी निकलता है, रिएक्शन का निकलता है, शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, तीनों का निकलता है। मतलब तीन। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पे फोकस कर रहे हैं, ठीक ना, ए पे, ए और बी। तो जब ए को इधर से 1 किलोमीटर जब ए पे ही आएगा तो क्या होगा, आर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसी पे है लोड 1 किलो न्यूटन, क्या है ए पे ही है, तो आर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे इससे दूर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, एक्स पे आ गया, जब एक्स पे आ गया तो आर ए का वैल्यू कितना होगा, ये एक्स है तो ये एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो आर ए का वैल्यू पता होता है एल माइनस एक्स बाय टोटल लेंथ, इसी के प्रोपोर्शनल रिवर्स में बढ़ता है, इतना बाय टोटल लेंथ। तो एल माइनस एक्स आ गया है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन है आपका, स्ट्रेट लाइन। जब एक्स का वैल्यू 0 तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब x का वैल्यू L/2 पुट कीजिएगा तो ये इस तरह कुछ जाता है ना। जब B पे मेरा लोड आ जाएगा 1 किलो न्यूटन B पे आ जाएगा तो इस पे वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि RB वहां 1 के बराबर हो जाएगा, तो RA का वैल्यू। तो ये होता है ILD ऑफ RA। अब इसका मतलब समझिए ये क्या दर्शा क्या रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1 है, ये है ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ RA। RA का मतलब है कि 1 किलो न्यूटन को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। तो 1 किलो न्यूटन जब ए पे होगा तो 1 होगा, जब इस जगह पे होगा तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या यहाँ पे दिखा रहा है, ये डिस्टेंस दिखा रहा है कि लोड कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस क्या दिखा रहा है, आर ए का वैल्यू दिखा रहा है। मतलब जब पॉइंट लोड यहाँ पे होगा तो आर ए का यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगा ना, इतना होगा जो वैल्यू आएगा। और जब पॉइंट लोड, ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ ये जस्ट यहाँ पे, इसके यहाँ पे जब 1 किलो न्यूटन फोर्स है तब ये जो वैल्यू है ये क्या हुआ, ये आर ए है। मतलब आर ए डिफरेंट पोजीशन पे जब लोड रहेगा, पॉइंट लोड जब डिफरेंट पोजीशन पे रहेगा तो इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, आर ए कितना वैल्यू निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है जब 1 न्यूटन ए पे रहेगा तो मैक्सिमम आर ए डेवलप होगा, जैसे इससे दूर जाएंगे तो आर ए का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। उसी तरह यहां पे देखिए सी पे, ओह लाइट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। अब यहां पे आ जाइए, इस पॉइंट पे
फिर से देख लीजिए क्या है, एक मेरा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर तुरंत सारा चीज हो जाएगा। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आई एल डी ऑफ आर ए का मतलब समझे क्या हुआ? जैसे जब ये वैल्यू सब, ये सब जो ऑर्डिनेट है ना वाई में, सब आर ए का वैल्यू है, सब सब क्या है? आर ए का वैल्यू है। ये भी आर ए का वैल्यू है, ये भी आर ए का वैल्यू है। ये कब आर ए, ये किस जगह पे आर ए का वैल्यू है? जब इसके बराबर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई एक किलो न्यूटन फोर्स आएगा ना जब, तब यहाँ पे ये वैल्यू जो मान लेते हैं कुछ होगा 0.4 होगा, तो 0.4 यहाँ पे डेवलप है। एक्चुअली आर ए दिखा रहे हैं यहाँ, लेकिन हैश पॉइंट मेरा कहाँ पे, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। हर एक पॉइंट पे जब यहाँ 1 किलोमीटर हो रहा है तो आर ए का वैल्यू इतना एक आ रहा है, जब इससे दूर जा रहा है तो ये वैल्यू जो आया वह ये यहाँ पे है। कहने मतलब ये हुआ। उसी तरह बी का अगर हम खींचेंगे तो जब यहाँ पे रहेगा लोड तो 0 होता है, तो इस तरह चलता है, इसका रिवर्स में। जब यहाँ पे मेरा लोड आ जाएगा तब ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये आरबी का होता है। इक्वेशन में नहीं जाएंगे हम, सिंपली आपको खींचने सीख जाइएगा कैसे खींचते हैं हम लोग इसका। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये जो ये सब डिस्टेंस क्या डिनोट कर रहा है इस केस में? ये आरबी डिनोट कर रहा है। कहाँ पे? ये जो है ये वैल्यू आरबी है, आरबी है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या है? आरबी अलग अलग फील करेगा लोड। जिस तरह यहाँ पे ये पी पीयर जो था क्या करेगा, हर एक टाइम में अलग फील करेगा। जब यहाँ पे रहेगा सबसे कम लोड अपने माथा पे फील करेगा, ये माथा पे। अब जब यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगा तो मैक्सिमम लोड फील करेगा। जैसे इसके ऊपर बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा, लोड कम फील करेगा। मतलब पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे क्या है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा वो फिक्स है। मतलब जिस पॉइंट पे हम इंटरेस्टेड है वो पॉइंट फिक्स है। मतलब आरबी मेरा फिक्स है। लोड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और लोड क्या हो रहा है, लोड मूव हो रहा है। लोड इज मूविंग या रोलिंग। जनरली इसी तरह होता है जब ट्रेन गुजरती है, क्या स्ट्रक्चर से ट्रेन जब गुजरती है तो डिफरेंट टाइप का व्हीकल लोड होता है। मेरा पॉइंट लोड होता है इस तरह। तो पॉइंट लोड के कारण हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं, मान लेते हैं ये पियर कमजोर होता है। मतलब इस डिजाइन जब होता है इसी तरह रोलिंग लोड के कारण होता है कि कहाँ पे रोलिंग लोड होगा कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो जाए, और उस स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हैं। आईएलडी का जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे तो पढ़ेंगे इसको। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोड मूव करता है 1 किलो न्यूटन मूव करता है। इस लोड के मूव के कारण जो भी रिएक्शन मानते हैं सी पे, हम सी पे अब इंटरेस्टेड हैं, इसी पॉइंट पे हम मोमेंट देखेंगे। आप कहीं और दूसरे जगह पे नहीं देखेंगे, इसी में। जब 1 किलो न्यूटन यहाँ पे रहेगा तब कितना मोमेंट होगा, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो कितना मोमेंट होगा सी पे, जब यहाँ पे आ जाएगा कितना मोमेंट होगा। तो इसका इस तरह डायग्राम जाता है। ठीक ना, सी के जस्ट नीचे ही मैक्सिमम होता है। मतलब ये सब वैल्यू क्या है मेरा, ये सब एमसी है, मोमेंट एट सी है। ये वैल्यू भी मोमेंट ऑफ सी है। ये कहां पे है, इसके ऊपर जाएंगे तो जब 1 किलो न्यूटन मेरा लोड यहां पे रहता तब मेरा ये एमसी यहां। ठीक ना। और शियर फोर्स, सी पे शियर फोर्स का डायग्राम इस तरह बनता है। मतलब यहाँ पे शियर फोर्स का वेरिएशन कैसे होगा, तो इस तरह होता है। मतलब सी के इस साइड अगर लोड रहा तो यहाँ पे नेगेटिव शियर डेवलप होता है। ये जितना शियर है ना ये सब क्या है, VC है, VC या SF, शियर फोर्स एट सी। VC, शियर फोर्स को V से डिनोट करते हैं, VC। और जैसे C को क्रॉस करेगा लोड तो उसमें यहाँ पे पॉजिटिव शियर डेवलप होगा। कहने मतलब यही है, ये सब क्या है, पॉजिटिव शियर हो गया एस, शियर फोर्स एट सी या VC। तो इस तरह का डायग्राम क्या है, आपको बार बार रटना नहीं है, इसके लिए एक प्रिंसिपल आता है मेरा, डायग्राम कैसे खींचेंगे उसको बोलते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे मूलर ब्रेसलू LAU, मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल। मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये एक्चुअली देता है शेप ऑफ ILD का शेप देता है। मतलब इस स्ट्रक्चर में सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरिएशन होगा जब 1 किलो न्यूटन लोड स्ट्रक्चर में मूव करेगा।
है ना। जब 1 किलोमीटर मूव सिंपली सपोर्टेड बीम में जब मूव कराएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सी पे किस तरह का प्रभाव दिखेगा मेरा बेंडिंग मोमेंट का, किस तरह पहले बढ़ेगा कि घटेगा, या पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, किस तरह दिखेगा प्रभाव। तो ये मूलर प्रिंसिपल देता है, शेप देता है। और इसका क्या रूल है, इसमें दो चीज देखते हैं। मूलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबसे पहले क्या करना, पहले आपको फाइंड द स्ट्रेस फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन के लिए आपको निकालना है उसको पहले देखिए कौन सा फंक्शन है। मान लें हम बेंडिंग मोमेंट के कारण निकालना चाह रहे हैं, सी पे क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट के कारण निकालना चाह रहे हैं इसका ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मतलब उसका यहाँ पे मोमेंट का क्या होगा डायग्राम। फर्स्ट है, उसके बाद बोलता है रिमूव द रिस्ट्रेन फॉर दैट फंक्शन। उसके बाद बोलता है अप्लाई यूनिट डिफ्लेक्शन और रोटेशन। अब बता देंगे इसका मतलब क्या हो रहा है। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फंक्शन। तो देखिए ILD जो होता है हम लोग निकालते हैं किसके किसके लिए, ये रिएक्शन के लिए भी निकलता है। सपोर्ट पे रिएक्शन का क्या वेरिएशन होगा, R, जैसे हम लोग RA और RB के लिए निकाले, मतलब RA और RB कैसे वेरी करेगा, जब क्या होगा, मूविंग लोड 1 किलोमीटर मूव करेगा स्ट्रक्चर में, ये मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये A है ये B है, 1 किलोमीटर फोर्स मूव कर रहा है, तो RA में कैसे वेरिएशन होगा या RB में। रिएक्शन में देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट में देखते हैं किसी पॉइंट पे, जैसे हम सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखे थे, MC का वेरिएशन कैसे होगा, शियर फोर्स का देखते हैं, बहुत सारा चीज होता है। इतना ही हम लोग 3 ही चीज पे फोकस करेंगे, बाकी और होता है डेल्टा कैसे वेरिएशन होगा, थीटा एंगल कैसे बनेगा, ये भी देखा जाता है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। थीटा मतलब यहाँ पे लोड क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर मूव करा रहे हैं आगे, तो यहाँ थीटा B का वेरिएशन कैसे होगा, ये भी कभी कभी आता है। इतना डिटेल से हम लोग को नहीं पढ़ना है, केवल रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पे फोकस करेंगे। तो देखिए ब्रेसलो प्रिंसिपल से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, किसी भी डायग्राम। एग्जाम में जनरली क्या पूछता है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा किसी पॉइंट, इसका रिएक्शन का सिंपली सपोर्टेड बीम में, कैंटिलीवर बीम में दे देगा इस तरह, तो सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये PVI है, A है और B है। क्या हो रहा है, 1 किलो न्यूटन मेरा मूव कर रहा है इस स्ट्रक्चर में, 1 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो पूछ रहा है RA का रिएक्शन कैसे होगा, इसका फंक्शन RA का वेरिएशन कैसे होगा, मतलब RA का वेरिएशन मतलब RA कैसे, यहीं पे RA की कम होगा या अधिक होगा, या कैसे घटे बढ़ेगा इसी पॉइंट पे जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फाइंड द स्ट्रेस फंक्शन। फाइंड स्ट्रेस फंक्शन मेरा क्या हो गया, RA हो गया। इसके लिए निकालना बोल रहा सिंपली सपोर्टेड बीम में RA का ILD निकालिए, तो स्ट्रेस फंक्शन यहाँ पे हो गया मेरा RA, रिएक्शन हो गया, ठीक ना, रिएक्शन हो गया। अब रिमूव द रिस्ट्रेन फॉर दैट फंक्शन, मतलब ये रिएक्शन है, अब इसको रिमूव कर दीजिए। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, इसको रिमूव कर दिए, तो ये रिमूव कर दीजिएगा तो इस तरह बन जाएगा स्ट्रक्चर। रिएक्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ए पे यहाँ क्या हो गया, फ्री हो गया। अब उसके बाद बोलता है रिमूव द रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब ये क्या था, ये रोके हुए था, इसको रिएक्शन के कारण ये रुका हुआ था, उसको रिमूव कर दिया। फिर अप्लाई यूनिट डिफ्लेक्शन और रोटेशन। अब फोर्स में क्या करेंगे, फोर्स में डिफ्लेक्शन देंगे उसी डायरेक्शन में, और मोमेंट अगर रहेगा, बेंडिंग मोमेंट रहेगा तो थीटा देंगे। तो इसको क्या करेंगे, फोर्स का उस तरह ऊपर में था तो यहां से ऊपर धक्का देंगे इसको, और 1 यूनिट उठा देंगे, और बाकी फिर मिला देना है इसको इस तरह कर। या इस स्ट्रक्चर को, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर उठ जाएगा, ये क्या था, ये चौक है, चौक को अगर हम उठा देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा ना सीधा, यही है पूरा स्ट्रक्चर। को पहले क्या था, इस तरह था,
इसको उठा के 1 यूनिट, 1 किलो न्यूटन उठा दिए, 1 यूनिट लोड है तो लोड का यूनिट आ जाएगा। ये ILD इस तरह बन गया। समझे कैसे बनाइए रिएक्ट? यहाँ किसी को डाउट हो रहा बताइए? मतलब रिएक्शन ए मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल लगाएंगे और रिएक्शन ए का हम लोग ILD निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल है। क्या बोलता है, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसको रिमूव कर दीजिए। तो लोड है, लोड यहाँ पे हिंज पे लोड आएगा तो हिंज को हटाइए और स्ट्रक्चर को उठा दीजिए। तो उठा दिया 1 यूनिट, तो वही होता है 1 किलो न्यूटन यहाँ पे डेवलप होगा। जब एक आएगा तो एक ही ना होगा, बाकी फिर इस तरह बाकी मिला देना। उसी तरह बी पे अगर खींचेंगे, ये RA का ILD हो गया। उसी तरह बी पे खींचेंगे तो हिंज रहेगा यहाँ पे इस तरह का। अब बी के कारण क्या है, RB था यहाँ पे, तो RB को हटा के इसको फिर क्या करेंगे, RB अपवार्ड था तो लो इसको ऊपर कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको मिला देंगे, 1 किलो न्यूटन हो गया। ये हो गया ILD ऑफ RB। सब लिखते जाइएगा। मूलर प्रिंसिपल लिख लीजिए, उसको कैसे अप्लाई करना है स्टेप लिख लीजिए। तो हम लोग 3 चीज का देखेंगे, रिएक्शन का देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट का देखेंगे और शियर फोर्स का देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड केस में इसी मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल अप्लाई करके शेप निकालेंगे। कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, कभी कैलकुलेशन पूछता भी नहीं है। कैलकुलेशन अगर देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं ये 1 किलो न्यूटन आपका x डिस्टेंस पे अभी दिखा दिया, ये L माइनस x हो जाएगा। तो RA का वैल्यू निकाल चुके थे ना हम लोग, अभी देखे थे, L माइनस x बाय L होता है। तो ये फंक्शन आएगा RA का। तो जब 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 1 आएगा। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, मैथमेटिकल अप्रोच है ये। उसी तरह B का निकालिएगा तो B RB बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड से आएगा x बाय L आएगा। जब x का वैल्यू 0, RB 0, जब x का वैल्यू L 1 आएगा। ये मैथमेटिकल हो गया, लेकिन शॉर्टेस्ट होता है मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल से निकालते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है प्रिंसिपल, वो इजी होता है सब निकालना। तो देखिए ये हो गया रिएक्शन के लिए। और शियर फोर्स के लिए देखिए कैसे होता है। शियर फोर्स मान लेते हैं हम, यहाँ पे C पॉइंट कहीं है, ये यहाँ पे C पॉइंट है। C पॉइंट पे हम चाह रहे हैं शियर फोर्स निकालना है यहाँ इस जगह पे। तो शियर फोर्स का आप देखे थे साइन कन्वेंशन क्या होता है। अरे यार आज दिक्कत कर रहा है। शियर फोर्स के केस में क्या, शियर फोर्स के केस में हम लोग साइन कन्वेंशन याद है ना आपको, साइन शियर फोर्स का, ये पॉजिटिव होता है। मतलब बीम लेते हैं तो बीम के इस साइड राइट साइड में इसको इस तरह दिखाते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट पार्ट बीम का दिखाते हैं इस तरह शियर फोर्स साइन कन्वेंशन। इसी के बेसिस पे चलेगा ये, देखिएगा बोले थे ना कि इस नीचे वाला ये VX होता है और ये इस साइड लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट को इस तरह देखे हैं हम लोग क्लास में। तो इसी से आता है आपका। तो सबसे पहले क्या बोलता है हमको, VC के लिए निकालना है। मूलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, VC के लिए निकालना है, तो VC को डिसाइड करेंगे। और दूसरा क्या बोलता है, रिमूव द रेजिस्टेंस। रिमूव द रेजिस्टेंस में कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल रोलर डालते हैं C पे, A है ठीक है, अब B है। यहाँ क्या करते हैं, नया रेजिस्टेंस डालते हैं, मतलब शियर को हटा देते हैं। यहाँ देखिए
ये मूव कर सकता है, मूव कर रहा है मतलब सीआर जीरो हो गया उसके कारण। जैसे हम लोग आर ए को हटा रहे थे, क्यों? क्योंकि रिस्टेन यही था, आर ए के कारण निकालना है तो आर ए को मूव कर दिया। उसी तरह बीसी के कारण निकालना है, सीआर फोर्स के कारण निकालना है, तो सीआर फोर्स किसके कारण डेवलप हो रहा था? जो यहाँ पॉइंट था तब ना, मतलब ये सीआर फोर्स है तभी तो एक दूसरे पे टूट नहीं रहा है। ये चौक क्या है, यहाँ पे सीआर फोर्स है तभी तो एक को ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है तो नहीं हो रहा है। जब ये यहाँ पे रोलर डाल देंगे तो मूव करेगा। तो यही चीज है, यहाँ जब रोलर डाल दिया तो ये मूव करेगा, मतलब सीआर फोर्स जीरो हो गया। अब क्या कीजिए, साइन कन्वेंशन क्या बोला था, इसको नीचे करना है और इसको ऊपर करना है। तो ये हो गया, देखिए ये अब नीचे आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा साइन कन्वेंशन से, और ये पार्ट ऊपर जाएगा। तो ये हो गया VC का, VC ILD ऑफ VC। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड VC के निकालना है। मोरल प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबसे पहले VC। अब VC किसके कारण जनरेट हो रहा है उसको रिमूव कर देना है। तो जनरेट हो रहा था यहाँ पे सीआर फोर्स, क्या था, एक लोड था वर्टिकल में, इसके कारण ये एक दूसरे पर टूट नहीं रहा था। अब लोड को हटा दिया, यहाँ रोलर डाल दिया, तो रोलर के कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो जाएगा। अब मूवमेंट हो जाएगा तो जिस तरह साइन कन्वेंशन होता है, एक नीचे में होता है तो नीचे देंगे, ये ऊपर देंगे, ये दोनों मिला के 1 होगा यूनिट, ये दोनों मिला के 1 होगा, 1 यूनिट होगा। ये ILD ऑफ VC हो गया, समझे, क्लियर हुआ, बताइए। यस सर। कहने का मतलब है ना, जहां पे सीआर, जहां पे आपको बोलेगा सीआर फोर्स के लिए ILD निकालना है, किसी पॉइंट पे भी बोलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रोलर डेवलप कर देना है, वर्टिकल रोलर यहाँ पे इस तरह कर, दोनों तरफ से। तो मतलब ये मूवमेंट हो सकता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना है, इधर नीचे ले जाना है इसको, ये पार्ट ऊपर ले जाना है, इस तरह हो जाएगा सीआर फोर्स ILD। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, ये स्ट्रेस फंक्शन है, इसको दिखाई देते हैं, स्ट्रेस फंक्शन है आपका, और इसमें रिमूव करके क्या करना है, रिमूव और प्रोवाइड। जब रिएक्शन रहेगा आपका, रिएक्शन रहेगा तो उसमें क्या करना है, रिमूव दिस सपोर्ट, सपोर्ट को ही हटा दीजिए। जब शियर फोर्स के लिए निकालना बोल रहा है तो वहां क्या करना है, प्रोवाइड, इस तरह का रोलर आपको प्रोवाइड करना होगा। और जब मोमेंट बोलेगा तो उसमें हिंज, हम लोग हिंज बनाते हैं वहां पे। हिंज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हिंज में मोमेंट नहीं लेता है, यहाँ पे मोमेंट था, इस जगह पे मोमेंट है, तब ना इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ बनता है। यहाँ पे हिंज डाल देंगे तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो क्या बोलता है मोलर प्रिंसिपल, जो फंक्शन है उस जो क्रिएट कर रहा है मोमेंट, यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा था इस तरह, तो यहाँ हिंज डेवलप कर दीजिएगा तो मोमेंट जीरो हो जाएगा उस फंक्शन, इसलिए सीयर यहाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ रोलर प्रोवाइड कर दिया, सीयर जीरो हो गया, तब इसको उसके बाद यूनिट डिफ्लेक्शन दिए। तो मोमेंट में हिंज बनाना है, VC में ये बनाना है, और रिएक्शन में क्या करना है, सपोर्ट को ही मूव कर देना है, सपोर्ट हटा देना है, क्योंकि सपोर्ट के कारण यहाँ सपोर्ट था तब ना RA डेवलप हो रहा था। सपोर्ट रहेगा ही नहीं तो RA डेवलप नहीं होगा, RA जीरो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या, रोलर रहेगा तो VC जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हिंज रहेगा तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट C पे आप निकालिए, ये तो VC हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट C पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C पे बेंडिंग मोमेंट देखें तो मूलर प्रिंसिपल लगाएंगे। मूलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसे जब मोमेंट लीजिएगा तो इसको पहले क्या कर दीजिए, हिंज बना दीजिए यहाँ पे, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट दीजिए। देखिए बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट लगाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके लिए इस तरह लगाएंगे, तो ये फाइनली उठ जाके आपका इस तरह बन जाएगा। जहां C है वहां पे मैक्सिमम होता है, C पॉइंट पे है ना, ये उठ के जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगुलर के केस में क्या था, PAB/L, तो P का वैल्यू 1 है, 1 किलोन्यूटन मूव हो रहा है, और A का वैल्यू मान लेते हैं ये Z है, ये L माइनस Z, तो 1 इंटू Z L माइनस Z बाय टोटल लेंथ। ट्रायंगुलर बनता है, ये MC का ILD हो गया, ILD ऑफ MC। मूलर प्रिंसिपल लगा रहे हैं, मूलर प्रिंसिपल में क्या बोलता है, किसी पॉइंट पे अगर आप
बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा तो वहां पे हिंज बना दीजिए, उसको हिंज बना दीजिए और दोनों तरफ से रोटेशन दीजिए, घुमाइए इसको। तो ये हिंज है, घूमेगा तो क्या होगा, उठ जाएगा। ये कितना उठेगा, तो जेड इंटू एल माइनस जेड बाय कितना ऊपर जाएगा, बाय एल। जैसे पी ए बी बाय एल होता था ना बेंडिंग मोमेंट एक्सेंट्रिक लोड के केस में, मतलब यहीं पे अगर 1 किलोन्यूटन आ जाएगा, 1 किलोन्यूटन तो आएगा, अगर मूव कर रहा है तो सी पे आएगा ना, तो सी पे जब 1 आएगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे, इस तरह का। तो इसको रखिए, स्ट्रेस फंक्शन रिएक्शन में रिमूव करेंगे सपोर्ट को, वीसी में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे रोलर और वर्टिकल रोलर, और मोमेंट में क्या करेंगे, हिंज प्रोवाइड करेंगे। हिंज प्रोवाइड करके क्या करेंगे, इस तरह का रोटेशन देना है, और इसमें इस तरह का साइन कन्वेंशन के हिसाब से देना है, इस तरह का। और जब रिमूव हटा या रोलर हटा रहे हैं तो रिएक्शन इस तरह डेवलप होता है। यही 3 कॉन्सेप्ट से जितना भी बैंड आपका जो बनेगा आईएलडी, इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। उतारिए इसको। यहाँ क्या हुआ, ये पार्ट को नीचे, ये इसका मूवमेंट देखिएगा, इसको नीचे किए तो ये नीचे हो गया, ये सी है, सी अब बी, ये पार्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा। रोलर हो गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। यही होता है आईएलडी ऑफ बीसी, शियर फोर्स एट सी, भी यहाँ शियर फोर्स डिनोट करता है। और बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कैसे होगा, जब 1 किलोमीटर मूव आगे करेगा तो इसका इस तरह डायग्राम होगा। इसमें यूनिट देख लीजिएगा, जेड होता है और एल माइनस जेड होता है, एल माइनस जेड और जेड। ऊपर नीचे देख लीजिए, याद नहीं आ रहा तो सर लास्ट वाला डायग्राम थोड़ा बताइएगा। अच्छा ठीक है, तो बता। मूलर साहब क्या बोलते हैं कि अगर किसी फंक्शन का आईएलडी निकालना है, मतलब बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी निकालना है, मतलब सी यहाँ पॉइंट है, ठीक ना, जेड डिस्टेंस पे मेरा ऑफ कर लीजिए माइक, सी या सी है, ये ए है, ये बी है। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी निकालना है, सी पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सी पे हिंज, ये तो माइंड में ही करना है सब काम, हिंज बना दीजिए यहाँ पे, और हिंज बना के इसको रोटेशन दीजिए, इसको भी रोटेशन दीजिए। तो जब इसको मूव कराइएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, इसको मूव कराइए, क्योंकि हिंज है, ये ऊपर उठ के इस तरह चला जाएगा। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, यहाँ θ1 बनता है, ये θ2 बनता है, और θ1 प्लस θ2 बराबर 1 होता है। यूनिट रोटेशन देना है दोनों मिला के, इस साइड और इस साइड मिला के, तो इसी तरह बनता है, मतलब ऊपर उठेगा। सिंपली याद रखिएगा नहीं, यहाँ हिंज बना के इसको उठा देना है, ठीक है। यहाँ पे जहां पे बेंडिंग मोमेंट बोलेगा निकालने के लिए, उसको ऊपर कर देना है। मान लेते हैं ये है इस तरह का है, ओवरहैंग बीम है, ठीक है। ओवरहैंग बीम में देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे सी करना है, तो सी में हिंज दीजिए और इसको उठा दीजिए इस तरह। जब ये उठाइएगा तो ये आगे जाके इस तरह बनेगा, ये आगे चला जाएगा, क्योंकि ये फ्री है। तो आई एल डी ऑफ होता है, ये एमसी हो गया। सारा हम एक जगह पे सब लिखाते चलते हैं, ठीक ना। मूलर प्रिंसिपल सिंपली सपोर्टेड बीम का हम लोग पहले देखते हैं, आईएलडी एकदम लिखते चलिए, आईएलडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में देख रहे हैं, सब दिखाएंगे अब आप। ए बी है, ए है और बी है। देखिए एग्जाम में जनरली पूछता है शेप पूछता है, तो शेप निकाल लेंगे, मूलर प्रिंसिपल से ही सारा शेप निकालेंगे। तो आरए जब आरए के लिए निकालना है तो आरए ऊपर लगता है, तो ऊपर इसको शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आरए, और ये 1 होगा, ये डिस्टेंस एल हो गया, तो ये हो गया, ये आई एल डी ऑफ आरए निकल गया मेरा। और जब बी का निकालेंगे तो बी में ऊपर कराएंगे, सब लिखते जाइए, एक जगह पे आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये हो गया किसका, आई एल डी, ये आर ए का हो गया इस साइड में, ये हो गया आर बी का आई एल डी,
सी पॉइंट है, मान लेते हैं जेड डिस्टेंस पे सी है, तो VC निकालेंगे। तो VC में अभी देखें क्या, यहाँ पे रोलर देंगे और साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे। इस तरह साइन कन्वेंशन इस तरह होता है पॉजिटिव VC। तो नीचे करेंगे, ये पार्ट नीचे जाएगा और ये पार्ट नीचे जाएगा और कुछ पार्ट ऊपर जाएगा। ये क्या हो गया, ILD ऑफ VC, शियर फोर्स का। अब बेंडिंग मोमेंट का क्या बताया अभी, यहाँ पे हिंज डेवलप करा के इसको उठा देना है, इस तरह चला जाएगा। ये वैल्यू हो जाता है कितना, Z इंटू L माइनस जेड बाय L, बेंडिंग मोमेंट का हो गया। अब उसी तरह चलिए हम लोग चलते हैं फिर सिंपली सपोर्टेड के केस में। देखिए यहां तक समझे, यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं, अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इस तरह की, तो ये वैल्यू कितना होगा बीच वाला, मतलब बीच में अगर लोड रहेगा 1 किलोमीटर बीच में था, तो ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या दर्शाता है, मतलब यहाँ पे RB का वैल्यू है ये, कब, जब यहीं पे 1 किलोमीटर होगा तब। तो सिमेट्रिकल से निकालेंगे, दिस बाय दिस, मतलब 1 बाय टोटल लेंथ, 1 बाय टोटल लेंथ बाय ये मान लेते हैं Y है, तो Y बाय दिस लेंथ, Y बाय L बाय 2, तो हाफ आएगा, आधा पे हाफ आएगा, यूनिफॉर्म होता है। सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, दिस टोटल दिस बाय टोटल लेंथ, छोटा बाय छोटा। अब चलिए निकालते हैं कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर बीम में देखते हैं कैसे निकलता है। कैंटिलीवर बीम है, मान लेते हैं ये है आपका, जब 1 किलोमीटर यहीं पे रहेगा तो RA तो सिंपली वही डेवलप हो जाएगा आपका, उतना ही, तो उसी तरह डेवलप होता है, RA में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह, सॉरी, यहाँ RA डेवलप होगा, तो ये ILD हो गया आपका, ILD ऑफ RA। अब यहाँ पे हम शियर फोर्स निकालना चाहते हैं C पे, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, C पे निकालना चाह रहे हैं तो C पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ये। अब उठाना है, उठेगा, ये तो फिक्स है, ये पार्ट नहीं उठेगा, केवल ये पार्ट उठेगा, ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यहाँ क्यों है, फिक्स है, फिक्स के कारण नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे हिंज रहता था तो इस तरह हो जाता था, क्योंकि हिंज क्या कर रहा है, मूवमेंट संभव है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट संभव है तो ये नहीं होगा, बाकी ये केवल पार्ट उठेगा, तो ये पार्ट ही आपका दिखेगा पॉजिटिव VC। ये चीज समझ में आया, बताइए। यस सर। शियर फोर्स, यहाँ पे शियर फोर्स का जो डायग्राम होगा ना, जब 1 किलोमीटर इस, सर RA कैसे उठ गया सर ऊपर? RA क्या हो रहा है, RA इसलिए उठ गया क्योंकि RA को हमको क्या करना, मूव करना। कौन रोक रहा था, सपोर्ट रोक रहा था ना, सपोर्ट को मूव हटा दिया वहां से। यहाँ क्या हो रहा है, RA है और मोमेंट है, तो RA के लिए क्या बोले, जिसके लिए आपको खींचना है उसको हटा दीजिए, ठीक ना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए, इसको ऊपर कर दिए, बाकी निकला। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 1 किलोमीटर लोड अप्लाई कीजिए और RA का वैल्यू निकालिए। अब फिर 1 किलोमीटर यहाँ अप्लाई कीजिए और इस, फिर कितना होगा, 1 किलोमीटर यहाँ पे आपका आ रहा है, तो RA का वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं कांस्टेंट रहेगा क्या जी, गलती हो रहा है। जब यहाँ पे 1 रहेगा तो RA का वैल्यू कांस्टेंट होगा, सॉरी ट्रायंगुलर नहीं बनेगा, ये टोटल उठेगा, क्योंकि ये फ्री है ना, फ्री है तो टोटल उठ जाएगा, ये बनेगा RA का इस तरह होगा। जैसे इसको हटा के उठाइएगा ना, ये फ्री है, यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, तो टोटल उठेगा। ऐसे भी आ रहा, देखिए 1 किलोमीटर यहाँ पे आप फोर्स लगाए तो क्या होगा, समेशन ऑफ F बराबर 0,
तो आर ए पॉजिटिव में -1 बराबर 0 में एक कहीं भी रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे ना, समेशन एफ वाई बराबर 0, तो 1 लग रहा है कहीं पे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, कहीं भी रहे, तो 1 नीचे डाउनवर्ड -1 और आर ए डेवलप हो, आर ए का वैल्यू 1 होगा हर एक के केस में पॉजिटिव। ये मूलर प्रिंसिपल को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए ये फ्री है, यहाँ पे देखिए फ्री नहीं था इसलिए यहाँ पे इसको रोकता है, अगर ये फ्री रहता तो ऊपर उठता है, तो ये आर ए का वैल्यू इस तरह आएगा। रिएक्शन एट ए। मोमेंट में उसी तरह लिखिए, मोमेंट में क्या कर रहे हैं, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हिंज डालेंगे, यहाँ पे हिंज डालेंगे और रोटेशन देंगे 1 यूनिट, तो आपका इस तरह बनता है। ऐसे कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो याद रखिए अब बनता है आपका यहाँ पे मैक्सिमम लोड, जब फ्री इंड पे लोड रहता है 1 किलोमीटर, तो यहाँ मैक्सिमम बनता है, अभी नेगेटिव आता है। ये एम ए का हुआ मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए का ILD। समझ में आ रहा, बताइए ये क्लियर हुआ है चीज? जब लोड यहीं पे रहेगा मोमेंट तो वाला एक बार फिर से बताइए। जब मोमेंट 1 वाला किलोमीटर यहीं, हाँ बता रहा है, एक किलोमीटर जब अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो कहीं पे इसके 1 किलोमीटर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए x डिस्टेंस पे, ठीक ना, यहाँ पे m लीजिए, एम ए, इस साइड से x डिस्टेंस पे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा L माइनस एक्स, 1 किलोमीटर फोर्स लग रहा है, तो एम ए का वैल्यू कितना निकलेगा, एक यहाँ पे कौन कौन क्रिएट कर रहा है, ए पे मोमेंट, एक ऑटोमेटिक माइनस एम ए है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्लॉकवाइज, प्लस 1 गुना L माइनस एक्स बराबर 0, तो एम ए का वैल्यू कितना आ गया, देखिए L माइनस एक्स, केवल यही है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 है, मतलब इधर से x चल रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है? कैलकुलेट करते हैं इधर, चेक एम ए आ गया आपका 1 किलोन्यूटन, आपका कहाँ है, यहाँ पे मानते हैं इधर से चलते हैं, x है, या इस साइड ही x लेते हैं, ये कितना हो गया L माइनस एक्स, 1 किलो न्यूटन। यहाँ पे कौन कौन मोमेंट क्रिएट कर रहा है आपका, 1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो L माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एम ए बराबर 0। एम ए का वैल्यू कितना आ गया x के टर्म में, L माइनस एक्स, व्हेन x बराबर 0, एम ए का वैल्यू L है ना, वही तो आ रहा है आपका। जब x बराबर 0 मतलब यहाँ पे अगर रहेगा, x का मतलब क्या है, जब 1 किलोमीटर यहाँ पे रहेगा तो एम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, L के बराबर आ जाएगा। जब x बराबर L हो जाएगा, x व्हेन x बराबर 0, तो एम ए का वैल्यू L, जब x बराबर L, एम ए का वैल्यू 0 है ना, जब x बराबर 0 मतलब यहीं पे लोड है तो L वैल्यू आ रहा है, और जब यहाँ पे होगा तो 0, यही एम ए का हो गया। और भी नेगेटिव होगा, हॉगिंग हो रहा है के कारण नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे इस तरह दिखा रहे हैं मतलब हॉगिंग मोमेंट है ना, तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मोमेंट को हम हमेशा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इसलिए आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअली हॉगिंग मोमेंट। ये समझ में आया? अगर मूलर प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, मूलर प्रिंसिपल देखिए लगाने से, मूलर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिंज बनाएंगे, इसको मोमेंट के कारण हिंज बनेगा, यहाँ पे रोटेशन देंगे इस तरह, जिस तरह मोमेंट लग रहा था उसी डायरेक्शन रोटेशन देंगे, तो क्या होगा, ये मूव करेगा आपका इस टाइप का। छोड़िए, ज्यादा यहाँ फंसना नहीं है, इसको बस ये याद रखिए ट्रायंगुलर केस में होता है। और सी पे, एम सी पे ही निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए देखिए ये फिक्स हो गया, और सी पे ही एम सी हमको निकालना है, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट के केस में आपका इस तरह चलता है, यहाँ पे मतलब इस सी से
बी, ए बी सी से बी में अगर लोड रहेगा तभी मोमेंट क्रिएट होगा, सी से जैसे क्रॉस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या किया, सी पे हिंज बनाए और हिंज बना के रोटेशन क्रिएट किया। रोटेशन क्या हुआ? क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज लीजिएगा यहाँ पे, इस केस में कैंटिलीवर के केस में क्लॉकवाइज। तो आप आएगा यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो आपको डेवलप होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? बताइए, कहीं कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, आ रहा है सर। इसीलिए नीचे गिर जाएगा ना, उधर फ्री एंड है। नहीं फ्री, हाँ ये फ्री इंड है ना, इसलिए नीचे आएगा ये, ठीक ना, यहाँ पर रोकेगा नहीं कोई। अब बाकी इसके नीचे जो है ये चूंकि फिक्स है, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे आप नहीं देख रहे, हम एमसी पे देख रहे हैं, ये फिक्स है तो इसमें कुछ होगा भी नहीं। ये फिक्स पार्ट में क्या है, रुका रहेगा। अब यहाँ केवल हिंज यहाँ डेवलप किया तो इसको जैसे रोटेशन दीजिएगा तो नीचे आएगा। यहाँ पे इसलिए देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या बोलता है, इस तरह बोलता है मोमेंट, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, इसमें हॉगिंग में मोमेंट क्रिएट होता है, तो हॉगिंग में ही डायरेक्शन देना होगा, हॉगिंग डायरेक्शन देना होगा इसमें। ये पॉजिटिव मोमेंट होता है, पॉजिटिव मोमेंट। लेकिन क्या है, कैंटिलीवर में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनता है, तो इसको नेगेटिव डायरेक्शन आपको देना होगा, हॉगिंग का, इस तरह और इस तरह देना होगा। जहां भी ये हिंज बना के हॉगिंग डायरेक्शन तो आएगा। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। इसके केस में, कैंटिलीवर के केस में आपका क्या क्या हो गया, एक आरए के कारण हो गया और VC के कारण हो गया, VC के कारण यही डेवलप होगा, और भी ये हो गया MC, ILD ऑफ MC। फिगर बनाने सीखे, केवल हिंज डाल दिए, रोटेशन दे दिए हॉगिंग के। हॉगिंग बहुत लोग का इससे भी बना देगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट होता है तो पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसमें नीचे जाना है, वही नीचे आगे नेगेटिव हो गया। ये हो गया। उसको ओवरहैंग बीम में देखते हैं, सिंगल ओवरहैंग, सब टाइप का देख लीजिए। सिंगल ओवरहैंग, ए है, बी है। ओवरहैंग मतलब ये फ्री हो गया, तो ये पार्ट कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा, और ये सिंपली सपोर्टेड, ये पार्ट हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा, और ये पार्ट कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करेगा। जितना भी निकालिएगा सब वही आएगा। तो इस पार्ट में हम निकाल रहे हैं, आरए के कारण निकाल रहे हैं, तो आरए के कारण क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे। तो जब ऊपर उठेगा ये पार्ट ऊपर उठेगा, और बी पे देखिए, बी पे यही रहेगा, ये बॉडी पकड़ा हुआ है, तो बी में रोटेशन संभव है क्योंकि रोलर है, इस तरह हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा पार्ट, है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये 1 यूनिट जहां पे होगा वहां पे 1 यूनिट, ILD ऑफ RA। यहां क्या किया, इसको रिमूव किए और उसी डायरेक्शन में RA ऊपर लग रहा था, ऊपर में हम लोग पॉजिटिव दिए। देखिए यहाँ पे इसलिए फंस रहे थे ना आप लोग, साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलिएगा तो नहीं फंसिएगा, नेगेटिव और हॉगिंग और सैगिंग के हिसाब से चलना होगा। जैसे शियर फोर्स में क्या किया, पॉजिटिव के केस में लिए हम लोग, इस तरह होता है तो इस तरह मोमेंट दिए, आया मेरा। उसी तरह आप देखिए यहाँ मोमेंट लेंगे सी पे, अगर कोई पॉइंट है सी पे, या फिर बी को, यहाँ पे बी के लिए निकाल रहे हैं, तो बी में क्या करेंगे, बी को ऊपर उठा देंगे तो इस तरह बनेगा। देखिए ये 1 यूनिट आएगा आपका, यहाँ पे 1 आएगा बी के जगह पे, ए बी और सी, ये बड़ा हो जाएगा। चूंकि ये फ्री है तो ये ऊपर उठेगा, जब इसको उठाइएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह उठेगा। ये RB का हो गया ILD। ये पार्ट समझ में आया? ये यस सर। जी। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको उठा दे रहे हैं, एक यूनिट इसको हटा के यहाँ इसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर उठेगा कि नहीं, ये फ्री है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये भी ऊपर उठ जाएगा, तो ये बड़ा वैल्यू होगा 1 से।
आरबी का हो गया। उसी तरह चलिए अब फिर मोमेंट बीच में कहीं निकालिए किसी का, केवल शेप खींचते जाइए, यही शेप ही एग्जाम में पूछता है। हम ये एमसी पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ए है यहाँ पॉइंट सी है, ए बी और इसको फ्री कर दिए, ठीक है सी पे। तो सी पे वो उसी तरह हिंज जो करेंगे जैसे सिंपली सपोर्टेड केस में होता है, या हिंज करेंगे रोटेशन देंगे इस तरह, तो ये ऊपर उठेगा। आप बी पे जाए, जैसे ये पार्ट अब उठ गया तो बी से नीचे चला जाएगा फिर ये, तो ये हो गया आई एल डी। जैसे मतलब कहने मतलब जो फ्री होता है ना वो फ्री होता है, मूवमेंट फ्री होता है इसका। देखिए ये पार्ट फ्री हो गया, नीचे सीधे आ गया, तो ये बी हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट सी है, ए है, आई एल डी ऑफ ये एम सी हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब शियर फोर्स करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, रोलर अप्लाई करेंगे, ये पार्ट नीचे जाएगा, ये पार्ट ऊपर उठेगा। अब फिर देखिए जब ऊपर उठ गया फिर नीचे ये इधर चला जाएगा, तो आई एल डी ऑफ बी सी। इसी तरह खींचते हैं हम लोग सब बी सी, इतना पार्ट में कहीं दिक्कत नहीं। अब चलिए बी से इस साइड में चलिए, कैंटिलीवर पार्ट में चलिए। तो शियर फोर्स ये क्लियर हुआ, ए सी बी और ये डी है। कैसे शेप बन रहा है, यही एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है ये सब क्वेश्चन। ए बी क्या बोलेगा, अब एक ओवरहैंग बीम है जिसमें सी पॉइंट देगा, बोलेगा सी पे शियर फोर्स डायग्राम कैसे हो, मतलब शियर फोर्स का आईएलडी कैसे हो, आईएलडी ऑफ बीसी। तो ये शेप बनेगा, तुरंत वहां क्या करेंगे, रोलर प्रोवाइड करेंगे, ये वाला को नीचे खींचेंगे, ऊपर वाला ये पार्ट को ऊपर करेंगे। तो ये पार्ट ऊपर करिएगा तो ये फ्री है, तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। यस सर। और बताइए इसमें कोई फ्री हैंड होता है, फ्री हैंड खींचते हैं हम लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ बताया नहीं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो होता है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक ना। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जब हम लोग खींचेंगे, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, तो ये कर्व होता है, पैराबोला हो सकता है या क्यूबिक पैराबोला हो सकता है, पैराबोला और क्यूबिक पैराबोला हो सकता है। तो जितना भी देखिए सब स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना ये सब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, सबका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा आईएलडी। डिटर्मिनेट में जितना भी अभी खींच रहे सब डिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का जो आईएलडी होता है वो कर्व होता है, पैराबोला देखेंगे हम लोग, एक दो ठो खींचेंगे पैराबोला। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे कोई ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे शियर फोर्स खींचना चाह रहे हैं, तो अभी क्या बोले, ई यहाँ पे रोलर दीजिएगा तो ये पार्ट उठेगा, इसके इस साइड में फोर्स रहेगा, तो यहाँ पे कोई शियर फोर्स डेवलप होगा, बताइए। शियर फोर्स अगर मूलर प्रिंसिपल नहीं फेल हो जा रहा है, तो आप लोग अगर नहीं शेप खींच पा रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन काटिए, ठीक ना। सेक्शन पे शियर फोर्स क्या होता है, सेक्शन के राइट साइड में जितना भी फोर्स है उसके कारण जो फोर्स है वो, या लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में अगर इसके इस साइड में लोड रहेगा, तो देखिए इस सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं ई पॉइंट पे, ई पॉइंट के इस साइड कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे शियर फोर्स होगा, नहीं सर, जीरो होगा। तो जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कैंटिलीवर में अगर आप ओवरहैंग के केस में ए बी, अगर ओवरहैंग के बीच में कहीं ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट के इस साइड लोड रहेगा तभी शियर डेवलप होगा यहाँ, अगर इसके इस साइड आ जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे सेक्शन यहाँ खींचेंगे, सेक्शन के इस साइड में राइट साइड में कोई लोड है ही नहीं, तो यहाँ शियर फोर्स नहीं होगा, जीरो होगा। शियर फोर्स का क्या होता है, या तो समेशन ऑफ फोर्सेस राइट साइड लीजिए या समेशन ऑफ फोर्सेस लेफ्ट साइड लीजिए, ये नहीं बोलता है। तो राइट साइड में कोई लोड नहीं है तो शियर फोर्स जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही लोड इधर आएगा, इसमें आएगा, तो जो आएगा उसी के वैल्यू होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। देखिए ये 1 किलोन्यूटन इसको क्या करेगा, नीचे करेगा। नीचे का क्या होता था, इस साइड में नीचे होता है पॉजिटिव और इस साइड ऊपर होता है तो पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करके इसको खींचेंगे शियर फोर्स, यहां तक जीरो होगा, बाकी इसके बाद ही सब ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया VE। है ना, ओवरहैंग के केस में इस तरह खींचेंगे, ओवरहैंग में आपका एक पार्ट आएगा,
ये फिक्स की तरह बिहेव करने लगेगा आपका। जैसे फिक्स्ड बीम होता है ना, फिक्स्ड बीम में हम लोग खींचे थे, इस पार्ट को उठा दिए ऊपर किए, ये फिक्स की तरह बिहेव करेगा बी पॉइंट। ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनेगा। यहाँ पे हम ई पॉइंट पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लगाएं तो इसी पार्ट से केवल नीचे जाएगा, बाकी इसके इस पार्ट में जैसे ही लोड आएगा तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं क्रिएट करेगा, नेगेटिव। ये क्या हो गया, वी ई हो गया। याद रखिएगा, सब बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में बहुत ही। क्या ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे बी है आपका, इस जगह पे बी है। ओवरहैंग में, ओवरहैंग के जहां पे सेक्शन ले रहे हैं उसके राइट साइड में लोड आएगा तभी वो डेवलप होगा। इसके इस साइड में अगर यूनिट लोड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ओवरहैंग। उसी तरह आप चलिए डबल ओवरहैंग में देखते हैं। लोड दिया हुआ है मेरा, बीम है आपका, ओवरहैंग मतलब दोनों साइड से ए है और बी है, तो सारा चीज जो ए को ऊपर ले जाएंगे तो आर के कारण हो जाएगा आपका। ए को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये कितना बड़ा बनेगा आपका, ये 1 होगा, ये हो गया आर ए आई एल डी। अब बी में फिर उसी तरह चलेंगे, बी में यहाँ पे आएगा इस तरह, और ये तो नीचे हो जाएगा ना, एक यहाँ जाएंगे बाकी इसको ये उठेगा आपका इस तरह। जो ओवरहैंग रहता है वो नीचे चला जाएगा। इस केस में भी वही आपका आएगा, ये ए पॉइंट है, ओवरहैंग पार्ट ऊपर जाता है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, आरबी का आईएलडी हो गया। ये यहाँ बी के लिए इसको उठाएंगे तो ये पार्ट कैसे मूव कर जाएगा, ये नीचे घूमेगा, ये घूमने के लिए तो फ्री है, रोलर है, तो यहाँ पे एक और ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक सी पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे तो सेम है, हिंज डालेंगे, बाकी इसको रोक, ये तो मूव करेगा इस तरह, बी ए सी, तो एम सी का हो गया। ये सब कितना वैल्यू होगा सिमिलर ट्रायंगल से निकालिएगा ना, ये पता हो जाएगा आपको, पी ए बी बाय एल, ये पता चलेगा आपको। इसमें ट्रायंगल लगाइएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, उसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ये वैल्यू पता चल जाएगा। शेयर फोर्स सी पे खींचिए तो कैसे निकलेगा, ए बी, शेयर फोर्स खींचेंगे तो ये पार्ट बोले थे नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह, फिर उठेगा ये जाएगा सी। क्लियर हुआ ये चीज कैसे खींचेंगे, आप फ्री हैंड से खींच देना है। ये पार्ट नीचे जाएगा तो ये पार्ट ऊपर हो जाएगा आपको, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर, चूंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, बताइए, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर आ रहा। मूलर प्रिंसिपल केवल लगा दे रहा है, जहां पे हमको जो चाहिए उसको हटा के उसके यूनिट डिफ्लेक्शन दे देते हैं। सिंपली सपोर्टेड में क्लियर हो जा रहा है। कैंटिलीवर में केस में याद रखिएगा, जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं बस, हॉगिंग मोमेंट के कारण। बाकी तो इतना हो गया, बाकी और कुछ कुछ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में दिया होगा, इसका खींचिए तो इसी कॉन्सेप्ट से। फिक्स है, अब बीच में हिंज डाला है और यहाँ पे रोलर है बी पे,
आरबी का बताइए, पूछ रहा है आरबी बताने। आरबी का आईएलडी बताइए। ट्राइंगल बनेगा सर, हिंज में 0 होगा और आरबी में 1 होगा ना। हाँ ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे इसको आरबी को क्या मूलर प्रिंसिपल क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसी के अलॉन्ग एक यूनिट डिफ्लेक्शन देंगे। तो हिंज में डिफ्लेक्शन संभव है तो हिंज उठ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें एक यूनिट उठा के बाकी यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। फिर हिंज क्या करता है, मोमेंट को नहीं लेता है, आगे मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यही ये घूम रहा है, मतलब ये हिंज का मतलब क्या है, इसका रोटेशन संभव है तो ये उठ जाएगा एक यूनिट यहीं से, सिंपल। ये 1 यूनिट हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन, ठीक ना। इसका आईएलडी यही होगा आरबी का, मूलर प्रिंसिपल से। बाकी ये तो इधर ये हिंज है तो इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, अब इसका रोटेशन हो गया। एक होता है बैलेंस्ड बीम, बैलेंस्ड बीम इस तरह बोलते हैं। बैलेंस्ड बीम बनता है मेरा, एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे और 2 बीच में हिंज है, फिर सपोर्ट है, फिर सपोर्ट है। तो ये ए बी सी डी ई और एफ हिंज है। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है बताइए। ये कंटिन्यूअस बीम है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ओवरहैंग बीम। कंटिन्यूअस है, डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है यह स्ट्रक्चर? इनडिटर्मिनेट सर। क्यों? वर्टिकल लोड के लिए ले रहे हैं, ठीक ना, एक केवल वर्टिकल लोड के केस में देख रहे हैं। तो इनडिटर्मिनेट कैसे हुआ बताइए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट कितना होगा, आरए पे होगा, आरबी पे होगा, हिंज नहीं आरसी पे होगा, सपोर्ट है आरसी और आरडी। टोटल नंबर ऑफ अननोन 4 है, 4 अननोन हो गया। और मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 2 होगा। और 2 हिंज है, 2 हिंज के कारण 2 कंडीशनल इक्वेशन हो जाएगा आपका। 2 हिंज है तो 2 कंडीशनल इक्वेशन, तो 2 2 4 इक्वेशन आपके पास टोटल हो गया। तो 4 अननोन और 4 इक्वेशन, तो 0 ना हो गया डीएस। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेक्स 0 है, डिटर्मिनेट है, क्योंकि क्या है टोटल नंबर ऑफ अननोन है, आरए आरबी 4 तो है और 2 गो इक्वेशन आएगा, 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगा इससे, एक हिंज पे ई पे मोमेंट 0 और एफ पे मोमेंट 0, तो निकल जाएगा, ठीक ना। ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी ट्रायंगुलर होता है। तो इस केस में देखिए सब आईएलडी कैसे कैसे बनता है। पहले इसमें सर मैकेनिज्म फॉर्म नहीं होगा? नहीं, मैकेनिज्म फॉर्म नहीं होगा। मैकेनिज्म अनस्टेबल रहता तब ना मैकेनिज्म फॉर्म होता है। स्टेबल स्ट्रक्चर है और डिटर्मिनेट है। तो आर ए के कारण हम निकालना चाह रहे थे, आर ए के कारण क्या होगा, एक यूनिट डिफ्लेक्शन देंगे इसमें तो आ जाएगा ये और मूव करेगा इस तरह, ई पे चला जाएगा, ई नीचे हो जाएगा। और ये जब यहां पे ई आया तो एफ तक खत्म करेगा इसको। ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ। ये चूंकि हिंज है, हिंज के कारण इसको उठाएंगे तो ये हिंज डाउनवर्ड होगा ना, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब फिर ये इस तरह होगा, फिर हिंज में रोटेशन संभव है, घुमाव हो सकता है, इसलिए ये यहाँ पे आ गया एफ। अब फिर एफ के आगे कुछ नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे एफ के इधर हिंज के आगे संभव नहीं था। तो ये किसका हो गया, आई एल डी ऑफ आर ए। सारा चीज लिख लीजिए, समझे, तो कहीं की फंसिएगा नहीं एग्जाम में, एक जगह देखा रहेगा। आई एल डी ऑफ आर ए हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। उसी तरह आरबी निकालिए। आरबी जब निकालेंगे तो इसमें मोमेंट देंगे, इसको उठाएंगे, ये पार्ट उठाएंगे तो ये पकड़ा हुआ तो इस तरह जाएगा आरबी, और ये क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा आपका इस तरह, और फिर यहाँ पे जाके खत्म होगा। इसके जस्ट नीचे बनाइए इसको। तो सब मूलर प्रिंसिपल से बन रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। बी पे ही रोटेशन दे रहे हैं, बी पे उठाए तो ये तो हिंज है तो इसको पकड़ के रखेगा, ये नीचे हो जाएगा आपका।
ई पॉइंट यहाँ पे है और एफ पे भी खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आरबी का। तो ये आरबी का हो गया ILD। हिंज के केस में बन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझते जाइए कैसे बन रहा है। केवल मूवमेंट दे रहे हैं, स्ट्रक्चर अपने आप को मूव कर रहा है। एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप तो बनाए हैं आप। देखिए ये है, ए है, बी है, फिर यहाँ पे हिंज डाला। हिंज वाला क्वेश्चन जनरली देता है। फिर डी है, रोलर है, रोलर है, ए बी और डी। इसमें आरडी का बोल रहा है खींचने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपका? ये भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3 इक्वेशन है और दो इक्विलिब्रियम और एक कंडीशन इक्वेशन हिंज पे। इसका ILD खींचिए, आरडी का, आरडी को हमको चाहिए ILD। तो जिस तरह अभी खींचे थे कैंटिलीवर के, ये प्रॉप कैंटिलीवर का केस था, इसको मूवमेंट दे दीजिए और हिंज पे आके रुक जाएगा, हिंज के आगे फिर बढ़ेगा ही नीचे, ये घूमने के लिए तैयार है, मूवमेंट हो जाता है। और अगर यही इसी तरह रहता, ए और बी में जब हम लोग खींचते थे तो ये ऊपर उठता था और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हिंज कहीं नहीं था, इसीलिए क्या हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते गया, इसलिए सीधा उठ गया। अगर यहाँ हिंज रहता तो क्या ये केवल यही पार्ट उठता, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ हिंज है तो यही पार्ट उठेगा, बाकी ये पार्ट नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि ये मोमेंट को आगे नहीं बढ़ने देगा, इसमें घुमाव संभव है, इसलिए यहीं पे घुमाइए, आगे घुमाव संभव नहीं था। तो जहां पे हिंज डालेगा रिएक्शन दीजिए, ये हो गया ILD ऑफ RD। समझ में आ रहा है? बताइए कहीं दिक्कत हो रहा है इसमें? आ रहा है सर। इसमें और सवाल बनाइए तो मूलर प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। 5-6 सवाल, 8-10 सवाल बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। दो चीज है, हम इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, केवल आपको लिखा देते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। गर्डर का पूछता है, सिंपली कोई बीम है ना, देखिए ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें क्या है, गर्डर है, आई गर्डर रखा हुआ इस तरह, आई सेक्शन का है, पैनल बोलते हैं इसको। गर्डर, ये आई सेक्शन गर्डर ये है, ये पार्ट क्या है ना, यही पार्ट को ऊपर से रख दिए हैं फ्लोर पे। ये क्या है, ये फ्लोर बीम है, फ्लोर बीम है, और ये गर्डर है, इसको बोलते हैं गर्डर। तो गर्डर में क्या करता है, गर्डर में लोड इस तरह ऊपर से जाता है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे होगा हर एक पॉइंट का। तो रिएक्शन ए और बी का तो सेम होता है, जिस तरह चलते हैं हम लोग, RA का तो सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और RB का भी उसी तरह होगा। लेकिन यहाँ पे कोई G पॉइंट है या C पॉइंट है इसके बीच, पैनल के बीच में, दो पैनल के बीच में, तो इसमें कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। हम निकालना चाह रहे हैं शियर फोर्स एट C, तो शियर फोर्स का अगर ये पूरा बीम रहता तो कैसे बनता शियर पे, ये पार्ट आता है C पे, मान लेते हैं ये C पॉइंट है, तो अब गर्डर के केस में क्या करना है, यहीं तक लेना है वैल्यू, यहीं तक, बाकी इसको छोड़ देना है, और पैनल के बीच बीच में लेना है, फिर यहां से छोड़ देना है, इसको मिटा देना है और इसको मिला देना है, तो ये होता है BC ILD। क्या कैसे निकालें, पहले इसको एज्यूम कर लिए बीम की तरह, पैनल के बीच में, इस पैनल में निकालना चाह रहे हैं, इसके मान लीजिए ये A डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पैनल का, दो पैनल के बीच में इस BC निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहले इसको बीम मान लेंगे, अब बीम मान के इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा उसको निकालिए। हम क्या किए, यहाँ पे खींचे, इसको यहाँ तक ले गए,
अब फिर पैनल जहां से कट रहा है इसको नीचे काटेंगे, यहाँ पे काट रहा है इसको, और ये पैनल यहाँ पे काटेगा। अब बाकी ये दोनों के बीच में मिटा के इसको मिला देना है। ये याद रखिएगा, ये सब कहां से आता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे कैलकुलेशन में। हम कैलकुलेशन इसमें देखिए किए भी नहीं है कहीं, केवल हम एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना नहीं। ये हो गया। और सी में फिर उसी तरह मोमेंट, जब बेंडिंग मोमेंट एट सी पैनल पे बोलेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको तो बीम मान लेंगे और इस तरह खींच देंगे, ठीक। और जहां जहां वो पैनल के बीच में था इसको लाइए उठा के, यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह पॉइंट, यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे, तो जहां जहां कटा ये दोनों को मिला दीजिए, तो मेरा बन गया मेरा इस तरह MC का ILD। ये क्लियर हुआ, ये फिगर क्लियर हो रहा है? जी सर। क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेते हैं बीम है, तो बीम पे सी पे जो शियर फोर्स होगा, सिंपली सी पे जो शियर फोर्स होगा उसको इस तरह करके खींच दिए। आप देख रहे हैं पैनल के दोनों यहाँ पे इसके बीच में सी था, तो पैनल के नीचे आके इसको काटेंगे, फिर पैनल के नीचे इसको काटेंगे, तो यहाँ पे काटा तो ये दोनों के बीच वाला पार्ट को मिटा देंगे, ठीक, इसको मिला देंगे, ये बनेगा शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट में सेम उसी तरह चलता है। ये क्वेश्चन रहता है और पूछता है 3 हिंज आर्च में, 3 हिंज आर्च में, ये सब केवल डायरेक्ट एग्जाम में फिगर पूछ देता है, ठीक ना। तो 3 हिंज आर्च में देखिए, एक यहाँ पे हिंज है, एक यहाँ पे हिंज है, और ये वाला बीच में उतार हिंज है। लीजिए सर। हाँ इसको उतार लीजिए, ठीक है। कहीं पे बोलेगा, अगर यहाँ पे बोलेगा तो ये दोनों के कारण नीचे खींचेंगे और वहां पे काट देंगे पॉइंट। फ्लोर पैनल, इसमें हॉरिजॉन्टल का पूछता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ट्रायंगुलर होता है। ILD ऑफ HA, ये हुआ। डी पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ILD चाहिए, तो कैसे होता है, ये सब केवल याद रख लीजिए, लिख लीजिए केवल, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पे फिगर पे ही पूछता है। तो डी पे क्या करते हैं, तो डी पे आप जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में करते थे इस तरह होता है, और लेकिन ये 3 हिंज आर्च में एक एक्स्ट्रा चीज आता है, ये सी पे भी लेते हैं एक, और ये माइनस हो जाता है, ये पार्ट, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये आपका डी पॉइंट हो गया। तो ये एम, तो आपका नेट आपका ये बचा है ILD ऑफ MD, मोमेंट MD पे ILD हुआ। ये मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट डी कैसे वेरी करेगा जब 1 किलोन्यूटन फोर्स इस स्ट्रक्चर में इसके मूव होगा। तो 3 हिंज आर्च के केस में समझ रहे हैं, कहां पे हिंज है, एक ए पे हिंज है, दूसरा सी पे है और एक बी पे है। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डेवलप होता है, हम लोग पढ़े थे इसको, HA डेवलप होता है और HB, ये दोनों वैल्यू बराबर होता है HA और HB, जब अनलेस कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगे। तो हॉरिजॉन्टल तो लगेगा नहीं एक्सटर्नल फोर्स, केवल 1 न्यूटन वर्टिकल लोड वैरी कर रहा है, तो HA या HB का जो ILD होगा ये होगा आपका ट्रायंगुलर जाता है। यानी मतलब सी पॉइंट पे जब 1 किलोमीटर रहेगा तब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप होगा ए पे। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू जो डिनोट कर रहा है
ये क्या वैल्यू कर रहा है, एच ए का वैल्यू डिनोट कर रहा है। कब? जब 1 किलोन्यूटन लोड सी पे रहेगा तब, और जब 1 किलोन्यूटन ए पे रहेगा तो एच ए का वैल्यू 0 होगा। देखिए यहाँ पे 0 है। कहां कैसे डेवलप होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब ए पे रहेगा तो रिएक्शन आर ए डेवलप करेगा, एच ए 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 किलोन्यूटन बी पे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा। यहाँ पे देखिए 0। मैक्सिमम कब हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप करेगा ए पे, जब लोड कहां पे रहेगा, क्रॉन पे रहेगा। इसको बोलते हैं क्रॉन पॉइंट। राजा का मुकुट होता है ना, वो सबसे टॉप पॉइंट, तो जब से सबसे ऊपर में रहेगा फोर्स तब आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये होता है ट्रायंगुलर होता है, और इसका ये इस तरह होता है। ये नेगेटिव सी जो है ना, एमसी के कारण बेंडिंग मोमेंट घटा देते हैं, इसमें एमडी के कारण निकलता है। कैसे खींचा इसको, एमडी का कैसे खींचा? सबसे पहले इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान लीजिए। सिंपली सपोर्टेड केस में डी में कैसे होता था, अगर किसी पॉइंट पे लेते हैं तो ये होता है, लेकिन ये सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है, क्या है, कर्व है। तो कर्व के कारण सी के कारण लेस होता है, सी पे फिर बेंडिंग मोमेंट खींचिए, और ये माइनस पार्ट होता है और ये प्लस पार्ट होता है। और ये तो प्लस माइनस के खत्म हो गया, तो ये पार्ट आपका नेट बचता है बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये फिगर जब देगा बोलेगा कि 3 हिंज आर्च का 3 टाइप का फिगर देगा, बोलेगा 3 हिंज आर्च में डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आईएलडी का फिगर क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, ये देगा, या फिर कुछ इस तरह दे देगा, या इस तरह दे देगा। तो कौन बोला, ये आंसर होगा, मारेंगे केवल। तो याद रहेगा तब ना, आई एल डी ऑफ एम डी। लास्ट बचा, ट्रस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, ट्रस में थोड़ा टफ हो जाएगा। ट्रस का एलडी आप लोग देख लीजिएगा कुछ जगह। 2 हिंज आर्च पूछता है एग्जाम में, 2 हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च में देखिए क्या है, एक तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी आपका कर्व होता है। एच ए तो पैराबोला होता है, आई एल डी ऑफ एच ए हो गया, पैराबोला बनता है। शेप केवल याद रखिएगा एच ए, और डी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेगा तो इस तरह बनता है। सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपली सपोर्टेड मानिए, खींच दीजिए, और माइनस कर देना है सी के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बन गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस, यहाँ पे कर्व हो गया, यहाँ पे ट्रायंगुलर था, आई एल डी ऑफ एम सी। इस तरह याद रखेंगे सर। 2 हिंज आर्च है, वो 3 हिंज आर्च था। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है कि 2 हिंज आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का आईएलडी क्या होगा, पैराबोला होगा, ट्रायंगुलर होगा, लीनियर होगा, क्या होगा, पैराबोला बनता है। इसका वैल्यू देख लीजिए, कुछ होता है टर्म याद नहीं, शेप याद रखिए, पैराबोला बनता है उसका। मतलब 1 किलोन्यूटन लोड यहाँ पे रहेगा तो 0 बनेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब टॉप पे 1 किलोन्यूटन लोड आएगा तब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। आई एल डी ऑफ बच गया लास्ट, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये टॉपिक हो गया, बस खत्म करेंगे इसको। ये उतार लीजिए इसको। यस सर। केवल 2 हिंज आर्च में रखिएगा ना, हॉरिजॉन्टल एच का जो आईएलडी बनता है उसका कैसे बनता है, पैराबोला बनता है। और मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डी पे ये आपका, ये भी पैराबोला और ट्रायंगल का मिक्स होता है। ये पार्ट आपका नेट बचा, इसमें ये पार्ट नेट बचा, एमसी के कारण घटा देते हैं। ये डी हो गया, ये पैराबोला का सी का बनता है। देखिए इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का क्या बताया था, ये होता है पैराबोला शेप होता है, पैराबोलिक शेप होता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कंटिन्यूअस बीम लेते हैं, ठीक ना, एक हिंज हो गया, रोलर और रोलर। 1 डिग्री का क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 रिएक्शन और 2 इक्वेशन।
तो 1 डिग्री का इंडिटरमिनेट है। तो इसमें हम चाह रहे हैं ए का निकालना, ए बी और सी। तो वही मूलर प्रिंसिपल लगाइए, ए को हटाइए और इसमें डिफ्लेक्टेड शेप डाल दीजिए। तो ए को हटाएंगे तो ये 1 यूनिट उठेगा, लेकिन ये क्या है, रोलर है यहाँ पे और सी भी पकड़ा हुआ है, तो इसका किससे, इससे बनता है। इस पार्ट को उठाइएगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है, इसको पकड़ के रखा है, तो ये थोड़ा डिफ्लेक्टेड नीचे जाएगा और ये उठ जाएगा। ये कर्व हो गया। अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व हो गया। तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का आईएलडी क्या होता है, कर्व होता है। तो ये आईएलडी ऑफ हो गया आर ए। सेम उसी तरह इसी पॉइंट पे अगर सी का पॉइंट है, सी है, तो VC का कैसे निकालेंगे। मूलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको, इस पार्ट को नीचे करेंगे और ये पार्ट क्या होगा आपका। तो जब ये पार्ट नीचे होता है ना, ये पारा वो इस तरह का शेप बनता है, और ये पार्ट VC का आईएलडी हो गया। ये सब पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन याद रखिएगा कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जब खींचते हैं ना, वो कर्व बनता है आपका। 2-3 टाइप का देख लीजिए बस, कंप्लीट कीजिए, इसमें कुछ रहेगा नहीं। और सी पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे हम। सी पे जब बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, रोलर है इंजन, सी पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, तो इसमें कैसे बनता है। उसी तरह बताए थे, यहाँ पे हिंज डेवलप कराएंगे और इधर रोटेशन देंगे, इधर रोटेशन देंगे, तो इसमें इस तरह बनता है। ये हो गया आईएलडी ऑफ एमसी। बस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में ये 3-4 चीज याद रखिए। फिगर बनेगा, मूलर प्रिंसिपल से फिगर बनेगा, लेकिन वो कर्व बनेगा। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हिंज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हिंज डाल देंगे, जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, बी रोलर है और यहाँ पे हिंज डाल देंगे, ये भी रोलर है, तब ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए तो होगा सर, ये डिटरमिनेट हो गया। जब डिटरमिनेट का जब इसका अभी आरडी खींचेगा तो इस तरह हो जाएगा। जब ए का खींचिएगा तो ये ऊपर उठेगा, बी तक जाएगा, और चूंकि ये हिंज है, हिंज तक जाएगा और फिर डी में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में स्ट्रेट दिखेगा, चूंकि फ्री होता है मूव करने के लिए। ये हिंज डाल दिया तो फ्री हो गया मूव करने के लिए। यहाँ पे हिंज नहीं था तो ये टाइट पकड़ के रखा था, बी भी टाइट पकड़ के रखा है और यहाँ पे भी टाइट पकड़ के रखा है। तो जब देखिए कोई भी टाइट पकड़ता है तो कर्व बनेगा, अब कर्व बनेगा। अगर यहाँ पे हिंज होता तो ये क्या, एकदम बंदा सीधा हो जाता, बोलता नहीं भाई हमको ताकत नहीं है मोमेंट सहने का, हम सीधा हो जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा भैया हमको मोमेंट सहने का ताकत नहीं है, हम सीधा हो जाएंगे, हमको बहुत अकड़ नहीं है। ये अकड़ वाला आदमी है, क्योंकि मोमेंट ये ले रहा है, इसलिए क्या हो, अकड़ गया है, कर्व हो गया है। और मोमेंट हिंज डेवलप कर दिए तो अकड़ खत्म हो गया, इसका बेंडिंग मोमेंट इसमें खत्म हो गया। बेंडिंग मोमेंट नहीं है तो सीधा चलेगा बेचारा, ताकत नहीं है तो सीधा हो गया। बस कॉन्सेप्ट यही है। तो आज हम लोग जो मेनली जो पढ़े ना, शेप निकालने पड़े, आईएलडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर हम लोग आज यही पढ़े, इससे ज्यादा कुछ पढ़े भी नहीं। कल इसका एप्लीकेशन देखेंगे, आईएलडी का एप्लीकेशन देखेंगे, VBI है वो, कि आईएलडी का एप्लीकेशन क्या है।